बेटा कौन से वाले बच्चे हो तुम लोग? ये शिखर 4 चल रहा है क्या? खुशी, शिखर 4 बैच है क्या ये? ठीक है, शिखर 4 है, ठीक है, मतलब लाइव हो गई है ना क्लास। 5 मिनट आपके पास, जल्दी ज्वाइन करो। यहाँ से उठा ले नीचे से, बेटा जल्दी ज्वाइन करो। ये शिखर 4 और गुरुकुल वाले बच्चे हैं ना, गुरुकुल शिखर वाले? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी ज्वाइन करो, 5 मिनट का टाइम है आपके पास क्लास का। बच्चों एक बात बताओ, बुकलेट डिस्कस करनी है कि नहीं करनी है आज, वेक्टर वाली? मैं कह रहा हूं बुकलेट डिस्कस करनी है आज कि नहीं करनी है, जल्दी बताओ, करा दें? ठीक है, तो पहले मेडिकल की करें नॉन मेडिकल की करें? वेक्टर वाली। गुरुकुल वालों तुम लोग बोलो भाई, गुरुकुल वालों नॉन मेड की बुकलेट। ठीक है, मेडिकल की भी करा देंगे बेटा, मेडिकल की तो आसान है। ठीक है, चलो करा देते हैं फिर। ये है मेरे पास, एक मिनट देख लो कौन सी नॉन मेड वाली है ना। हेलो, अच्छा, चलो आप लोग एक काम करो, जल्दी ज्वाइन करो पहले फटाफट, फिर बात करते हैं 2 मिनट में। जल्दी ज्वाइन करो। सबने क्वेश्चन ट्राई कर लिए कि नहीं कर लिए, जल्दी बोलो। कर लिए हैं, ठीक है, तो पहले आज नॉन मेड की बुकलेट डिस्कस कर लें। नॉन मेड की बुकलेट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। बेटा जल्दी ज्वाइन करो कि कम लोगों ने ज्वाइन किया है। बेटा आज पहले हम नॉन मेड की बुकलेट डिस्कस करेंगे, वेक्टर वाली, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, जो आपके डाउट हैं वो आज ऐसे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन 1 से 10, तो 1 से 10 वाले क्वेश्चन में आप लिख दोगे कि 2 या 3 जो भी डाउट है आप क्वेश्चन नंबर बता दोगे चैट बॉक्स में, फिर उन क्वेश्चन नंबर को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इतनी बात। फिर 10 से 20 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। हाँ सबको करना है, चलो एक काम करेंगे,
10 क्वेश्चन मेडिकल के लेंगे, 10 क्वेश्चन नॉन मेडिकल, ऐसा करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। पहले 10 क्वेश्चन मेडिकल के, फिर 10 क्वेश्चन नॉन मेडिकल, ऐसा कर लेते हैं। मेडिकल वाली भी देता हूँ मैं, रुक जाओ। ठीक है, चलो ज्वाइन करो फटाफट। ये इन टेक्स्ट नहीं बेटा, अभी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इतनी बात। इन टेक्स्ट बाद में देखेंगे, पहले एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, शगुन क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आप लोग पहले मेडिकल के 10 क्वेश्चंस वेक्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके कहां से? एक्सरसाइज 1 में। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 50 से, बिल्कुल सही बात है। मैं तुम्हें भेज देता हूँ ना। अच्छा, इसमें 50 से करना है? नहीं, 50 से ही वेक्टर के स्टार्ट है, बाकी तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक काम करो, मेडिकल की जो बुकलेट है ना, उसमें 50 से लेकर के 60 तक के डाउट भेजो एक बार। 50 से लेकर के 60 तक के डाउट भेज दो एक बार। कोई बात नहीं, 10 सवाल इनके करने के बाद में 10 सवाल, बाकी आपके 10 सवाल नॉन मेडिकल वाली बुकलेट का ही करूंगा, टेंशन मत लो, दोनों साथ में चलेगा। चलो देखो, अब डाउट भेज दिए सभी ने, अब देखते जाओ, जहां नहीं समझ आए, ठीक है भाई, जो भी नहीं समझ आए वो आप एक बार दोबारा बोल देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो देखो, अब बिल्कुल आराम से देखना, जो भी नहीं समझ आया बोल देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल आराम से देखो। पहला डाउट जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 आया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 50 अगर देखे तो ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक जो फर्स्ट, 10 क्वेश्चन मेडिकल के, 10 हाँ क्वेश्चन। वही, यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है
कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब एक बार देखो, आपको ये चीज बताया गया होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास भले ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन उसके बावजूद ये कैसी क्वांटिटी हम लोग कंसिडर करते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो जो पहला स्टेटमेंट जो आपको लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, टाइम इज अ वेक्टर। टाइम इज अ वेक्टर, हमें पता है टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो टाइम अगर स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत, बी पार्ट भी, चूंकि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दे रखा है कि टाइम कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि टाइम होती कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एक बार देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर इसीलिए है क्योंकि मान लो अगर हम लोग ये बात करें कि 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, इधर कितना जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट, ठीक है। अब चाहे इनके बीच का एंगल 30 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, इन दोनों वायर के बीच का, या 10 डिग्री हो, जाएगा वो किसके बराबर, 5 एम्पियर के बराबर ही जाएगा। वो किसके बराबर, 5 एम्पियर के बराबर ही आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं करता वो। जबकि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है, या दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, वो उन दोनों वेक्टर के एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है, उन दोनों वेक्टर के एंगल पे डिपेंड करता है, यानी ये प्रॉपर्टी इसके द्वारा फॉलो नहीं किया जाता, इसीलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम के पास एक बार देखो, टाइम के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर मान लो मुझे अगर ये बताना हो कि 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या फिर कोई एक और टाइम इंटरवल टाइम बताना हो कि 12:10, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं होती है कि 12:10 राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, या नॉर्थ ईस्ट, कुछ ऐसी चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके पास डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई। चलो, ए और बी पार्ट हमारा गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखे, सी पार्ट, कि ऑल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ से देख सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो कैसी क्वांटिटी हम कंसिडर करते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा ए बी सी तीनों ही गलत है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। चलो ये बताओ, क्लियर हो गया, जिसका भी डाउट था ये बताओ भाई, क्लियर हो गया ये। चलो इसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर। अब एक बार देखो, सी दोबारा बता दे, सी देखो, सी पार्ट में है कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कहना गलत है कि सारी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होती है, ये कहना हमारा गलत हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद एक और चीज क्या हो रही है, ए पार्ट में मैंने बोला भाई कि जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है, लार्ज एंगल हम लोग बोल सकते हैं भाई, ठीक है। एक बार देखो, मैं ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, दो वेक्टर, जैसे अब एक एग्जांपल लो कि यहाँ पे अगर मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और एक बार इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कितना आता है, 12 न्यूटन। वही अगर एक बार देखो कि इस वाले केस में मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं और 2 न्यूटन का फोर्स पीछे लगाऊं, तो जैसे ही दोनों वेक्टर का डायरेक्शन मैंने चेंज किया, उस केस में दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चेंज हो जाता है, यानी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है भाई।
जबकि इलेक्ट्रिक करंट के साथ ये चीज नहीं है कि वो इन दोनों वायर के बीच के एंगल पे डिपेंड करे कि 2 एम्पियर और 3 एम्पियर कितने एंगल पे आ रहे हैं। कोई भी एंगल पे आए जाएगा कितना, 5 एम्पियर के बराबर ही जाएगा। इसीलिए कैसी क्वांटिटी हम कंसिडर करते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? तीसरा ये बताओ, क्लियर हुआ? एक बात देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, आपको वेक्टर का डेफिनेशन एक बार ध्यान से पढ़ देखना एक बार। जो वेक्टर का डेफिनेशन जो बताया गया होगा उसमें ये बताया होगा कि क्या क्या होना चाहिए। तो एक क्वांटिटी वेक्टर कब होगा, जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और जो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा हो। ये तीनों कंडीशन हमने बना रखी है कि जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखो एक बात सोचो, अगर मैं ये बोलूं कि अगर मान लो नीट के लिए अगर सपोज अगर 3 क्राइटेरिया मैं अगर रख दूं, ठीक है, जैसे अगर एक बार देखो, या फिर 2 क्राइटेरिया कि आप 12th पास करो और नीट का एग्जाम भी पास करो, दोनों क्राइटेरिया। अगर आपने कोई एक क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं किया, कोई एक क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं किया, तो क्या आप ये माना जाएगा कि आप क्या कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे? नहीं। वही चीज यहाँ पे है कि अगर मान लो वेक्टर होना है तो उसके लिए तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर तीनों क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहा है कोई क्वांटिटी तो ही वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो करंट के द्वारा ये थर्ड क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाता है, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी मानी जाती है, स्केलर क्वांटिटी। अब क्लियर हुआ? फटाफट बोलो भाई, क्लियर हुआ? तीसरा फटाफट बोलो, जल्दी से रिप्लाई करो। चलो पहले ये हो गया। चलो क्या डाउट आ रहा है तीसरा ये बताओ। तीसरा अब क्या डाउट आ रहा है ये बताओ तुम। तुम्हारा ये कहना है कि डायरेक्शन है तो ही इसके वेक्टर हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वेक्टर होने के लिए 3 क्राइटेरिया है, तीनों जब अगर कंप्लीट होगा तो ही एक क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। और ये थर्ड क्राइटेरिया उस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। मैंने क्या, मेरी बात भी एक बार सुनो बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, तीनों क्राइटेरिया जो अगर क्वांटिटी फॉलो करेगा तभी उसको वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। हाँ 50 में डी ऑप्शन आएगा। अब समझ आया? लॉ आपको यही चीज सिखाया जाएगा कि जैसे मान लो दोनों, जैसे दोनों के ये जैसे मैंने लिया 10 न्यूटन और 2 न्यूटन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये 12 न्यूटन के बराबर। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनका रिजल्ट 8 न्यूटन के बराबर। तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं किया जाता है कि 2 एम्पियर चाहे 30 डिग्री, इन दोनों वायर के बीच का एंगल या तो 30 डिग्री रखे या 20 डिग्री या 10 डिग्री, हर एक केस में 5 एम्पियर के बराबर ही करंट जाएगा। भानु बेटा ये अभी बुकलेट डिस्कस हो रहा है, क्लियर हो गया? चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर। तो भाई देखो, लेंथ मास टाइम तीनों के पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो तीनों स्केलर हैं। लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। हमें अगर इस इन तीनों क्वांटिटी को अगर किसी के भी सामने, हाँ डाउट से ले रहे हैं भाई, तो किसी के भी सामने अगर मान लो एक्सप्रेस करना हो तो हमें मैग्नीट्यूड बताने के अलावा और कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, वही उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन वेट देखो बेटा, 1 मिनट देखो। वेट जो होता है, वेट हम लोग जनरली यही बोलते हैं कि नॉर्मल बोलचाल भाषा में ये यूज कर लेते हैं कि वेट कितना है तुम्हारा, तो हम लोग बोल लेते हैं 50 kg है, 60 kg है।
लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है, मास होता है। वेट बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो है, या जैसे मान लो अगर हम अपने ऊपर बात करें कि अगर मान लो मैं अगर अर्थ सरफेस पे हूँ, तो अर्थ मुझे कितने फोर्स से पुल कर रहा है वो उस पर्सन का वेट कहलाता है। अर्थ जितने फोर्स से हमें पुल करता है वो उसका वेट कहलाता है। हो सकता है यहाँ हमारा वेट यहाँ पे कुछ अलग हो, जो मून पे हो कुछ अलग हो, लेकिन मास चेंज नहीं होता है। और ये वेट की जो वैल्यू होती है वो वेट की वैल्यू किसके बराबर, तो m इंटू जी के बराबर, जहां पे g जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए अब एक बात देखो कि जो एक तरह से वेट जो होता है वो हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, अगर हम अर्थ के ऊपर बात करें तो। ठीक है, तो अब एक बार देखो ये, और ये जो फोर्स होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए वेट के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसीलिए वेट कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ, ये बताओ। हाँ, जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं अपन। क्लियर हुआ, चलो। उसके बाद डाउट है अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 52। 52 दिया हुआ है कि अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ। ठीक है, ध्यान से देखो, एक एक करके सारे, जो भी भाई नहीं समझ आए क्लियर कर लेना आप लोग। एक पर्सन जो है वो पहले 40 मीटर नॉर्थ जा रहा है, 40 मीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, हमें पता है यार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस डायरेक्शन में लेते हैं, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा हो जाता है वेस्ट, ऊपर के डायरेक्शन को नॉर्थ और नीचे के डायरेक्शन को साउथ। ठीक है, अब एक बार देखो 40 मीटर पहले वो नॉर्थ जा रहा है, फिर 30 मीटर ईस्ट की तरफ, उसके बाद एंड देन 40 मीटर साउथ जा रहा है। ठीक है, 40 मीटर वो किधर जा रहा है, साउथ के डायरेक्शन में। ये हो गया 40 मीटर। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से। एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की बात करते हैं, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, आपको काइनेमेटिक्स में बताया जाएगा। बाकी हमें अभी तक ये जरूर पता है कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, जो उसकी लेंथ होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है भाई, अब एक बार देखो, अगर पर्सन यहाँ से 40 गया, 30 गया, 40 वापस आया, उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 40 मीटर, सॉरी ये जो पार्ट है ये किसके बराबर है, 30 मीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। क्लियर हुआ, फटाफट बोलो भाई, क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद डाउट है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दे रखा हमें, एक बार देखो कि एक वेक्टर दिया हुआ है ए, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस पी जे कैप। हाँ ये भी रहने दीजिए, 2i कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप, ये दे रखा है वेक्टर ए। ठीक है भाई, वेक्टर बी दे रखा हमें 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा वेक्टर बी है। अब एक बात देखो, ये दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो पैरेलल हैं, ए और बी क्या है, पैरेलल हैं। वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब एक बात देखो, ए और बी अगर पैरेलल हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए में अगर कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो बी बन जाएगा, हाँ है ना, क्या ये बताओ।
अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, यानी एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, यही होगा, मैग्नीट्यूड का चेंज आएगा। यानी अगर आपने ए में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी मिल जाना चाहिए। हो सकता है बी छोटा भी हो बड़ा भी हो, कोई भी कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। यानी ये हम क्या लिख सकते हैं कि 2i कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप, और ये किसके बराबर, इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, यही आएगा। यहां से देखो दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, और हमें ये दिया हुआ है कि ए और बी जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर पैरेलल हैं तो एक बात देखो, अगर ए में हम कोई भी कांस्टेंट लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करें तो बी मिल जाएगा हमें, ठीक है। ए और बी में क्या रहेगा, ए में कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो बी मिल जाएगा। ये हमारा ए वेक्टर हो गया, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, कोई भी एक कांस्टेंट ले रहे हैं वो किसके बराबर, बी के बराबर। एक बार देखो ये मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा। अगर दोनों अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से तो हमें कौन सा मिल जाएगा, बी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। यहां से देखो अब ये सारे एक्स कंपोनेंट वाले को एक साथ करो, यानी 2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 5 लैम्डा, फिर p इक्वल्स टू 7 लैम्डा, और q इक्वल्स टू 3 लैम्डा के बराबर। यहां से वही तो कर रहा हूं भाई, एक बार देखो ना, जैसे मान लो अगर इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर के बराबर, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर के बराबर, मैंने अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये डायरेक्शन सेम ही रहेगा और ये वेक्टर हमें मिल जाएगा। यहां से देखो लैम्डा इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, 2/5, लैम्डा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, p इक्वल्स टू 7 × 2/5, यानी ये कितना आएगा 14/5 के बराबर, और q इक्वल्स टू 3 × 2/5, यानी ये किसके बराबर आएगा 6/5 के बराबर। हाँ बी को मल्टीप्लाई किया है, चाहो तो ए को मल्टीप्लाई करके बी करो तो भी आंसर अपना सेम ही आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ए को मल्टीप्लाई किया हमने बी से, ए को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार देखो ये हमारा एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, ए वेक्टर को अगर किसी भी कांस्टेंट से मान लेते हैं, दोनों अगर पैरेलल हैं, तो दोनों अगर पैरेलल हैं तो इस वेक्टर को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो बी मिल जाएगा, ठीक है भाई। ए को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, बी। बेटा ये बताओ आवाज आ रही है सभी को, आवाज आ रही है भाई। एक बार देखो मैं ये बोल रहा हूँ एक वेक्टर ए है और बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं यानी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे हमें बी वेक्टर मिल जाएगा भाई। ए वेक्टर को किसी भी कांस्टेंट से, एक बार सोचो जरा ऐसे, मान लो एक वेक्टर हम लोग ऐसा ले रहे हैं बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है किसके बराबर, 3 मीटर के बराबर, ठीक है। अगर एक वेक्टर सी है और उसका डायरेक्शन बिल्कुल बी के अलोंग ही है, यानी बी के पैरेलल है, और सी का मैग्नीट्यूड कितना है 6 मीटर के बराबर, तो क्या हम ये चीज लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इक्वल्स टू 2, सी वेक्टर इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, लिख सकते हो क्या, हाँ या ना ये बताओ, लिख सकते हो ये चीज, सी वेक्टर इक्वल्स टू, सी का मैग्नीट्यूड अगर 7 हो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो अगर सी का मैग्नीट्यूड 7 हो तो हम क्या लिख सकते हैं,
बी का 3 है, सी वाले का 7 है। तो एक ऐसे देख लो, बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर का मॉड, ऐसा लिख लो। ठीक है, यहां से क्या लिखोगे, बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 है, उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा इंटू कितना 7, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखोगे 3/7, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना 3/7 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। क्या ये चीज लिख सकते हैं? करके देखो एक बार, क्या सी का मैग्नीट्यूड बी के बराबर आएगा? फिर सॉरी, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमें। क्लियर यहां तक? वही चीज मैंने यहाँ पे किया है कि ए और बी अगर पैरेलल हैं तो मैंने क्या किया, ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कर दिया, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल करके फिर वही चीज हमने पी और क्यू के लिए यूज कर लिया। क्लियर यहाँ तक भाई सभी को? ये बताओ, क्लियर? चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में देखो, अब 56 में दिया हुआ है कि सी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा 55 भी डाउट है, चलो अभी मैं बताता हूँ, पहले अब 56 कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले एक बार 56 कर लेते हैं, फिर 55 करेंगे। चलो, यहाँ दिया हुआ है कि सी वेक्टर जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है। ये लिखने का मतलब यही हुआ कि सी वेक्टर जो है वो ए और बी दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि दो वेक्टर अगर मान लेते हैं हम लोग ए और बी हैं, और इनका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया है किसके बराबर, ए का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए, बी का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने किसके बराबर, कैपिटल बी के बराबर। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैपिटल बी के बराबर। ठीक है, अब एक बार देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो अब एक बार देखो, ये चीज बताया गया होगा कि a माइनस बी के मॉड से लेकर के कहाँ तक, a प्लस बी तक। क्या ये चीज सभी को याद है? हाँ है ना? फटाफट बोलो भाई, a माइनस बी से लेकर के कहाँ तक, a प्लस बी तक। ठीक है भाई, ये चीज बताया गया हुआ है। अब एक बार देखो, तो ये चीज जो दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे हो जाए, ए से। यहाँ पे देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना, ए प्लस बी दिया हुआ है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी है। हाँ, इसीलिए बी माइनस ए भी हो सकता है, इसीलिए मैंने क्या किया है, ए माइनस बी का मॉड लगाया हुआ है, ताकि वैल्यू पॉजिटिव ही आए। ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, सेम ही बात रहेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक, ए माइनस बी से लेकर के कहाँ तक, ए प्लस बी तक होता है। ठीक है, अब एक बार देखो, पहला ऑप्शन हमें ये दिया हुआ है कि C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A। सी वेक्टर जो है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन A होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि A की वैल्यू कितनी है 6 और B की वैल्यू है कितनी, B की वैल्यू है मान लो 4 ले लिया हमने। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ बेटा, तीसरा ये पढ़ाया गया होगा ना रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर में, ये चीज आपको पढ़ाया गया होगा, एक बार कॉपी रिवाइज करो एक बार। जहां रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बताया गया होगा वहां पे निकलवाया गया होगा कि थीटा जब 0 होगा तो ए प्लस बी, थीटा 180 होगा तो ए माइनस बी। ठीक है, देखो, तो ए माइनस इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर के कहाँ तक लाई करेगा, 10 तक। हाँ या ना, ये बताओ। ठीक है, 2 से लेकर के कहाँ तक लाई करेगा, 10 तक। अब एक बात सोचो, अगर मान लो वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी ये क्या है, दोनों से छोटा है।
दोनों से छोटा भी पॉसिबल है। तो हम ये बोलना कि जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ए से बड़ा ही होगा, क्या ये गलत है? हाँ है ना? क्या ये गलत हो जाएगा? फटाफट रिप्लाई करो एक बार। चलो इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। बी बी पार्ट में दिया हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू हैव, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले सी और डी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में बोला गया है कि सी जो होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी के बराबर होगा। सी हमेशा ही ए प्लस बी के बराबर है, ऐसा जरूरी है क्या ये बताओ? सी हमेशा ही ए प्लस बी हो जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन भी गलत, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखे तो सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। हमने अभी देख लिया है कि अगर थीटा 0 हो तो उस केस में उन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो ए प्लस बी के बराबर है। क्या ये भी गलत? हाँ है ना? क्या ये भी गलत हो गया? चलो डी ऑप्शन भी गलत। इसके बाद जो बी ऑप्शन है ये बोल रखा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन ए एंड लेस देन बी ऑल्सो। यहां से देखो, जो एग्जाम्पल लिया था 6 और 4, इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक? 2 से 10 तक। जब इस रिजल्टेंट 2 होगा तो क्या लेस देन ए भी है और लेस देन बी? हाँ या ना ये बताओ। क्लियर ये चीज? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट, बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर भाई? चलो इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, 55। 55 अगर देखें तो ये दिया हुआ है विच ऑफ द सेट्स, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो may represent the magnitude of 3 vectors adding to 0। हाँ बोलो ध्रुव, क्या बोल रहे हो? बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन हमें क्या बोला गया है कि जो सी का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन ए भी हो सकता है और लेस देन बी भी हो सकता है, ठीक है। तो लेस देन ए भी हो सकता है और लेस देन बी भी हो सकता है। तो देखो 6 और 4 हमने दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट 2 से 10 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, और 2 से 10 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी ये अगर मान लो जब 2 होगा तो वो ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। 3 होगा उस केस में ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, तो ये चीज पॉसिबल है। क्लियर हुआ ध्रुव, ये बताओ। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद जो 55th क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें 3 वेक्टर का पेयर दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 2 4 8, दूसरे में 4 8 12, तीसरे में 1 2 5, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5 1 और 2। ठीक है भाई? देखो कौन से पार्ट नहीं समझ आया ये बताओ। हाँ तो कौन सा पार्ट, ए बी सी डी, उसमें से कौन सा पार्ट नहीं समझ आया? बी वाले केस में ये बोला जा रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा वो ए से भी छोटा होगा और बी से भी छोटा, ऐसा पॉसिबल है। अब एक बार देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए का मैग्नीट्यूड 6 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, और इनका रिजल्टेंट 2 से 10 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी जब 2 होगा तो उस केस में ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, यानी ये कहना सही है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ए और बी दोनों से छोटा हो सकता है। क्लियर हुआ अब? चलो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 55। 55 का कॉन्सेप्ट एक बार देखो, आपको बताया गया होगा कि अगर मान लो
किसी भी दो वेक्टर का, सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें कि कोई भी दो वेक्टर का एक पेयर बना लो, ठीक है, दो वेक्टर का पेयर बना लो। अब दो वेक्टर का जब पेयर बनाओगे तो उस केस में जैसे मान लो अगर हमें देखना है कि 2 और 4 ले लिया, या 4 और 8 ले लो, या 2 और 8 ले लो, कोई भी पेयर ले लो अपनी, ठीक है। अगर उन दोनों का रिजल्टेंट अगर तीसरा वेक्टर हो सके तो ही उन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो पाएगा, ठीक है। सवाल का कॉन्सेप्ट देखो कि अगर मान लो दो वेक्टर ले रहे हैं ए और बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, कैपिटल आर है, ए और बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, कैपिटल आर। तो हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब एक बार देखो, क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और माइनस ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 लिख सकते हैं। यानी अगर हम ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और माइनस ऑफ आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 के बराबर होगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर और माइनस ऑफ आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर, 0, ठीक है। यानी अगर किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर तीसरा वेक्टर हो तो उस केस में उन तीनों का सम 0 आ सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें तीन वेक्टर का पेयर दिया हुआ है, 2 4 8। हमें क्या करना है, कोई भी दो दो वेक्टर का पेयर बनाओ। जैसे 2 और 4 ले लिया हमने, 2 और 4 ले लिया, 2 और 4 लिया, अगर उसका रिजल्टेंट तीसरा पॉसिबल है तो उन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ठीक है भाई। 2 और 4 का रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, तो 2 से लेकर के 6 तक। 2 और 4 का रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, तो 2 से लेकर के 6 तक। यानी 8 जो है इन दोनों का रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। यानी ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी 0 पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ ये बात, ये बताओ, क्लियर हुआ। चलो, अब इसके बाद देखो, आप कोई भी दो पेयर उठा सकते हो, आप उसके लिए फ्री हो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे अगर इस वाले को चेक करना है, मुझे 8 और 12 का पेयर ले लिया, 8 और 12 का पेयर लिया, तो इसका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, 4 से लेकर के 16 तक। कहां से कहां तक, 4 से लेकर के 16 तक। तो 4 से लेकर के 16 तक, यानी 4 जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है। यानी ये तीनों का पेयर जो हो जाएगा वो हमें 0 रिजल्टेंट दे सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद यहां से देख लो, मान लो 1 और 2 का ले लिया, 1 और 2, हाँ 4 और 12 भी ले सकते हैं, ले करके देख लो। 4 और 12 लोगे, इसका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, 8 से लेकर के 16 तक। 8 से लेकर के 16 तक, यानी 8 जो है वो 4 और 12 का रिजल्टेंट हो सकता। 4 और ये कहां से, 4 और 12 का रिजल्टेंट कहां से कहां तक, 8 से 16 तक। यानी 8 जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है। यानी हमारा क्या होगा, 8 ये तीनों का पेयर 0 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ मान लो 1 और 2 लिया मैंने, इसका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेकर के 3 तक। यानी 5 इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं 1 और 0.5, तो इसका रिजल्टेंट कहां से कहां तक, 0.5 से लेकर के 1.5 तक। यानी ये भी 2 पॉसिबल नहीं है, यानी इन तीनों का भी रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद डाउट है, क्लियर हो गया ये। इसके बाद डाउट है क्वेश्चन नंबर 58। 57 भी है, देख लेते हैं। 57 में देखो कि दो वेक्टर दिया हुआ है, एक तो ए और दूसरा बी,
और इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर है? सी के बराबर। ठीक है, 4 to 20 क्यों आएगा? 12 + 4 16 होता है ना। 12 + 4 16 होता है कि 20 होता है? अगर सेकंड में देखें 4 और 12 का पेयर ले तो 4 से 16, 4 और 8 का पेयर ले तो 8 से किसके बराबर? 4 और 12 का पेयर ले तो कितना आएगा? 8 से 16। 8 और 12 का लोगे तो आएगा 4 से लेकर के कितना, अच्छा यहाँ 20 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भी हमें तो बस 4 वाला आएगा, बस 4 तो पॉसिबल है तो आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो। अरे भाई 8 + 12 की बात कर रहा हूं मैं। ये जो लिया मैंने 4 8 12, इन दोनों की वैल्यू अगर इन दोनों का पेयर ले तो ये कहां से कहां तक? 4 से लेकर के 20 तक। ठीक है भाई, 4 से लेकर के कहां तक? 20 तक हो जाएगा, और 4 पॉसिबल है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है कि ए और बी का रिजल्टेंट कौन सा है? सी। और ये दे रखा है a² + b² इक्वल्स टू c² के बराबर, ये दे रखा है। एक बात देखो कि जो सी, ए और बी का रिजल्टेंट कौन सा है? सी है। ठीक है, तो क्या हम ये चीज लिखते हैं क्या? c², जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, तो रिजल्टेंट r इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं? r इक्वल्स टू या r² इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा के बराबर, हाँ है ना? r² इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला बताया गया था। यानी अगर रिजल्टेंट c है तो c² की वैल्यू दी हुई है हमें कितना? a² + b² इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा के बराबर। यहां से देखो a² से a² कैंसिल आउट हुआ, b² से b² कैंसिल आउट। बेटा ये प्रूफ कराया गया होगा आपको, जो r का रिजल्टेंट है, जो r की का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको प्रूफ करवाया गया है। वहां पे आप एक बार जा करके देखो। यहां से देखो क्या लिखेंगे? 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0, यानी cos थीटा इक्वल्स टू 0, यानी थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है भाई, थीटा किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। किस स्टेप में समझ नहीं आया ये बताओ? किस स्टेप? अच्छा मैंने ही प्रूफ करवाया था, चलो कोई बात नहीं। किस स्टेप में समझ नहीं आया ये बताओ? यहां से देखो कंडीशन ये दिया हुआ है a² + b² इक्वल्स टू c²। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है r² इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा। r रिजल्टेंट जो है वो c के स्क्वायर के बराबर, तो c² की वैल्यू हमने लिख दी। यहां से सॉल्व किया 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा की वैल्यू किसके बराबर? 90 डिग्री। इसके बाद डाउट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 है कि द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी। ठीक है, दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। 120 डिग्री दिया हुआ है। अब एक बात देखो, जब रिजल्टेंट जो आता है वो किसके बराबर आता है? a - b के बराबर। और ये कब होता है? जब थीटा किसके बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो। c इक्वल्स टू a + b आता है कब? जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो? 0 डिग्री के बराबर। ये चीज क्लियर है? हाँ है ना?
अब एक बात देखो, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है भाई। यानी जब थीटा 120 डिग्री रहेगा, थीटा किससे 120 डिग्री, हाँ प्रूफ भी किया हुआ है, जब 120 डिग्री होगा तो उस केस में ऑब्वियस ही बात है a माइनस बी से तो ज्यादा ही होगा, हाँ है ना, a माइनस बी से तो ज्यादा ही होगा। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इधर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखो। भाई एक बार बताओ, मैं अगर कोई भी फंक्शन बोलूं उसका, मैं ये बोलूं कि मिनिमम वैल्यू जो है वो अगर 2 है, तो क्या बाकी, यहां से देखो मैं बोल रहा हूँ कि दो नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी, उन दोनों का रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करता है, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक। हाँ अभी 59 भी बता देते हैं, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक। जब a माइनस बी से a प्लस बी तक लाई करेगा, यानी रिजल्टेंट जो होगा क्या वो a माइनस बी से ज्यादा ही होगा। थीटा अगर 180 नहीं है तो क्या a माइनस बी से ज्यादा ही होगा, हाँ है ना। थीटा अगर 180 नहीं है तो किसी भी दूसरे एंगल पे रिजल्टेंट क्या a माइनस बी से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे थीटा 120 डिग्री दिया हुआ है, यानी रिजल्टेंट a माइनस बी से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, इसीलिए लिखा हुआ है कि c मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, a माइनस बी से। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर अब यहां से देखो 59, कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 8 न्यूटन, ठीक है, एंड 15 न्यूटन। दो फोर्स दे रखा है, एक 8 न्यूटन और 15 न्यूटन। 58 का आंसर क्या दे रखा है, बी दे रखा है। सी मस्ट बी लेस देन a माइनस बी। बेटा उसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप चेंज कर लेना। उसका आंसर गलत दिया हुआ है, वो चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। मस्ट बी ग्रेटर देन हो, इसका आंसर सी कर लेना आप लोग 58 का, उसका आंसर गलत दिया हुआ है। चलो अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 59, कि 8 और 15 न्यूटन का जो रिजल्टेंट दिया हुआ है वो 17 न्यूटन दिया हुआ है, हमें एंगल निकालना है। तो अब एक बार देखो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू रिजल्टेंट कौन सा, मान लो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा। यहां से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको।
58 में मैंने बोला भाई कि a माइनस बी से a प्लस बी तक लाई करता है, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होती है, वो भी तब होता है जब 180 डिग्री हो। तो तो 180 डिग्री हो, जबकि हमें थीटा 120 डिग्री दिया हुआ है, यानी रिजल्टेंट उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो 59 में tan अल्फा वाला फॉर्मूला हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि रिजल्टेंट का एंगल हमें नहीं पता है, क्योंकि अल्फा भी तो पता हो, तो नहीं तो अल्फा और थीटा दोनों वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कि द सम ऑफ एंड डिफरेंट ऑफ the sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are। अब ये दिया हुआ है कि दो वेक्टर हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, इक्वल, ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए और दूसरा दिया हुआ है बी, और ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू किसके बराबर, 90 डिग्री। 180 वाला केस 59 में बेटा 90 डिग्री खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ठीक है, 90 डिग्री। अब यहां से देखो, अगर हम सम निकाले, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाले, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकाले, तो वो किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ठीक है भाई, ये किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस किसके, तो बी ए स्क्वायर के। ठीक है, ये सम का होगा। उसके बाद अगर a माइनस बी की बात करें, a माइनस बी का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos 90 डिग्री, यही आएगा। ये cos 90 जीरो, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, तो ए और सम वाले का भी मैग्नीट्यूड यही आएगा, डिफरेंस वाले का भी मैग्नीट्यूड यही आ रहा होगा। सम वाले का भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिफरेंस वाले का भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखो, आपको एक चीज बताया गया होगा कि दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, तो वो दोनों का रिजल्टेंट उनके एंगल बाई सेक्टर पे आएगा, यानी ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, यानी इन दोनों रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हाँ है ना, इन दोनों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 90 डिग्री। हाँ, 2a cos थीटा बाई 2 होता है, बिल्कुल वही आएगा अपना आंसर। क्लियर हुआ, कर सकते हैं बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये बताओ। तीसरा, तुम एक बात बताओ पहले, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, ये बताओ। तीसरा, ये इसका जवाब दो पहले। दोनों वेक्टर जो होंगे उनका रिजल्टेंट सेम मैग्नीट्यूड का होगा और एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। ये बताओ तीसरा, दो वेक्टर जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो होगा। बेटा तुम पहले नोट्स रिवाइज करो, नोट्स तुम रिवाइज नहीं कर रही हो, इसी कारण से दिक्कत आ रही है। चलो नॉन मेडिकल वाले 1 से 10 तक के डाउट भेजो भाई, नॉन मेडिकल वाले 1 से 10 तक के डाउट भेजो। एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 2
6 8। चाहो तो कर सकते हो। दोनों रिजल्टेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तीसरा एक बार नोटबुक खोल करके देखो, लिखा होगा तुमने। देखो नोटबुक खोल करके भी देखो, एक बार पता चलेगा। अब एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये दिया हुआ है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q, यानी उसका इनिशियल पॉइंट पोजीशन जो है वो 2 3 5 है। Q जो पॉइंट है उसका फाइनल पोजीशन है, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 4 5। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो P से Q तक ज्वाइन कर दो। एक बार देखो, अगर मान लो हमने ये ले लिया P और ये पॉइंट ले लिया Q, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा P से Q की तरफ? P से Q की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? तो Q वेक्टर जो है उसमें से P वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो। Q वेक्टर माइनस ऑफ P वेक्टर। P वेक्टर क्या आ जाएगा? तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और Q वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है भाई, यहां से Q माइनस P करो, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। चलो तीसरा ये बताओ, जब मिनिमम दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट मिनिमम कितना हो सकता है? दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट मिनिमम क्या होगा? यहां से देखो सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 माइनस 2i कैप, 4 माइनस 3j कैप, 5 माइनस 5k कैप, यही हमारा रिजल्टेंट होगा। चलो इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखो एक वेक्टर दिया हुआ है हमें, ठीक है, एक वेक्टर दिया हुआ है 1/√2i कैप प्लस 1/√2j कैप। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए है। इस एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन पे भी आते हैं। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर? तो x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 2/2 1, यानी ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। और अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो ये कैसा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये किसके बराबर? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 5k कैप। हाँ तीसरा ये बताओ कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कितना हो सकता है? चलो डायरेक्शन कोसाइन निकालना अपने पास। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर देखें तो वो किसके बराबर होता है? जैसे यहां से देखो, इसको किससे डिनोट करते हैं? कॉस अल्फा इक्वल्स टू, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। जो अल कॉस बीटा होगा वो किसके बराबर? तो उसका वाई कंपोनेंट अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। और कॉस गामा इक्वल्स टू किसके बराबर? तो उसका जेड कंपोनेंट अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, जो हमारा एक्स कंपोनेंट ए माइनस बी होता है, सही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम बताओ। चलो एक्स कंपोनेंट कितना है? 2, और उसका मैग्नीट्यूड कितना? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। फिर वैसे ही ए वाई की वैल्यू पुट कर दो, ए जेड की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, डायरेक्शन को साइन मिल जाएगा। तो जब अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम ए माइनस बी से ए प्लस बी तक हो सकता है, तो क्या हमेशा को अगर 0 और 180 के अलावा अगर एंगल हुआ, तो क्या इन दोनों वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा? हाँ है ना, ये बताओ।
अगर a माइनस बी से a प्लस बी तक है, a माइनस बी तब होता है जब 180 हो, a प्लस बी तब होता है जब 0 हो। यानी उनका रिजल्टेंट a माइनस बी से a प्लस बी तक लाई करता है। तो किसी और एंगल पे रिजल्टेंट क्या इन्हीं दोनों के बीच होगा? हाँ या ना, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो उन्हीं दोनों के बीच होगा तो क्या a माइनस बी से बड़ा ही होगा? क्या a माइनस बी से बड़ा ही होगा? बस सवाल खत्म। अब आगे देखो यार, क्वेश्चन नंबर 8 से दिया हुआ है कि दो इक्वल फोर्स, 5 इक्वल फोर्स है, 10 न्यूटन है और सभी के सभी जो हैं एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं और एंगल उनके बीच का इक्वल है। अगर एंगल उनके बीच का इक्वल है तो रिजल्टेंट, जब भी ध्यान रखो कि अगर n फोर्सेज लग रहे हैं या n वेक्टर हैं और सबके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो किसके बराबर आता है? 0 वेक्टर के बराबर। ये आपको निकलवाया गया होगा क्लास में। ठीक है भाई, चलो अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब आगे अगली क्लास में डिस्कस होगा।